हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रिक्शन जो हमारा न्यू टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन और हिंदी में इसको बोलते हैं घर्षण। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगी और उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे दो सरफेस है ऐसे, ये वाली जो सरफेस है इस पे आगे की ओर सिरकती हुई जा रही है। तो जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगी, संपर्क में आएंगी और उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, सापेक्षिक गति होगी, तो इस सापेक्षिक गति का विरोध करने के लिए एक बल उत्पन्न होगा। उस बल को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगी और वो एक दूसरे पे स्लाइड हो रही होंगी, फिसल रही होंगी, तो वहां पे एक जो है फोर्स जनरेट होगा। उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए दो सरफेसेस ऐसे हमारे पास है, एक सरफेस ये है और ये जो है वो इस सरफेस के ऊपर इस साइड में स्लाइड करते हुए आगे बढ़ रही है, ऐसे आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन का फोर्स जनरेट होगा। वो क्या करेगा, वो इस वाली सरफेस पे, देखिए ये वाली सरफेस आगे स्लाइड हो रही है ना, तो वो ऐसे आगे जा रही है, तो जो फ्रिक्शन होगा इसको आगे जाने से रोकेगा, यानी जो रिलेटिव मोशन हो रही है उसको रोकेगा। यानी इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, और ये कौन लगाएगा, नीचे वाली सरफेस। अच्छा, ये एक रियल फोर्स है, कोई स्यूडो फोर्स तो है नहीं, तो इसकी एक रिएक्शनरी फोर्स भी होनी चाहिए। तो जब ये वाली सरफेस इसको पीछे की तरफ खींच रही होगी, तो ये वाली सरफेस इसको आगे की तरफ खींच रही होगी, यानी ये वाली सरफेस इस पे और ये वाली सरफेस इस पे फोर्स लगा रही होगी। और दोनों का काम देख सकते हैं आप, दोनों ही मिलकर के इस रिलेटिव मोशन को रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये आगे जा रही है तो ये पीछे बढ़ाएगा, पीछे फोर्स लगा के इसको रोक रही है, और ये चाहते हैं कि इसके साथ साथ चले तभी रिलेटिव मोशन खत्म होगी। तो ये वाली सरफेस इसको इधर की तरफ घसीट रही है, यानी ये दोनों जो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, वो केवल और केवल जो इनके बीच रिलेटिव मोशन हो रही है, सापेक्षिक गति हो रही है, उसको खत्म करना चाहते हैं। तो फ्रिक्शन कहां से आया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि वाकई में फ्रिक्शन है क्या, कैसे ये आ गया। तो जैसे आप कोई भी सरफेस देखिए, कैसी भी सरफेस देखिए, लाख वो आपको बिल्कुल प्लेन दिख रही होगी, जैसे ये बोर्ड है आपको बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आप इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखिए, आप इसके सरफेस को माइक्रोस्कोप से स्टडी करिए, तो आप पाएंगे कि इसकी जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके की है, यानी वो बिल्कुल स्मूथ हो ही नहीं सकती। दुनिया में ऐसी कोई सरफेस है ही नहीं जो बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ, वो कुछ इस तरीके की होगी। तो ये हो गई इस वाले की सरफेस, और ऊपर वाले की सरफेस भी कुछ इसी तरह की होगी। तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों सरफेस हैं, जब वो कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी मोशन देख सकते हैं आप, बिल्कुल स्मूथ वे में नहीं हो पाएगी। जैसे वो उसके ऊपर स्लाइड करेगी तो ये जो इरेगुलरिटीज हैं वो उसकी मोशन को रोकेंगी। यही जो इरेगुलरिटीज हैं ये फॉर्म करती हैं फ्रिक्शन को। होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। तो फ्रिक्शन क्या है, जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे पे स्लाइड करेंगी और उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए, उस सापेक्षिक गति का विरोध करने के लिए एक बल उत्पन्न होगा, एक फोर्स जनरेट होगा। उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और वो ऐसे जनरेट होगा कि वो दोनों सरफेस के बीच जो रिलेटिव मोशन हो रही है उसको खत्म कर सके। और वो आया कहां से, तो ये इसका जब आप सरफेस का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो आप पाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये जो इरेगुलरिटीज हैं यही फॉर्म करती हैं फ्रिक्शन को। होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग इसी को एक ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि एक टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, हम उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स के अपोज करने के लिए, क्योंकि उस पर स्लाइड होगा जैसे आप फोर्स लगा रहे हो, तो उस फोर्स को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन का फोर्स जनरेट होगा। तो हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एक टेबल के ऊपर। ठीक है, इसका मास हम लोग ले रहे हैं m है। ठीक है, तो अगर ये ऐसे रेस्ट में रखा हुआ है, रुका हुआ है, इसमें कोई मोशन नहीं हो रही है, तो जरा हम इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं जरा उसको स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो इस पे जो वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, ये हो गया वेट,
इसकी वैल्यू होगी m इंटू जी, ठीक है। और नेक्स्ट होगा जब वो अपने वेट की वजह से इस टेबल को पुश करेगा तो एज अ रिएक्शन टेबल इस पे एक रिएक्शनरी फोर्स लगाएगी, जिसको हम लोग R से दिखाते थे। अब क्योंकि ये पूरी जो ब्लॉक है वो रेस्ट के स्टेट में, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी R इज इक्वल टू हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स। अब यही जो ब्लॉक अभी हम लोग ने ले रखा था, उसी में हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा ये ब्लॉक था, हमने क्या किया हुआ है, इस पे ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ एक फोर्स लगा दिया। जैसे आप ये फोर्स लगाओगे तो आप ये पाओगे कि ये जो टेबल थी वो रिएक्शन के तौर पे जो ब्लॉक पे फोर्स लगा रही थी, अब वो वर्टिकल नहीं रह जाता है, बल्कि वर्टिकल से कुछ एंगल पे इंक्लाइन हो जाता है। यानी अब जो वो फोर्स टेबल ब्लॉक पे लगाएगी वो कुछ इस तरीके होगा, ऐसे। उसको हम लोग P मान ले रहे हैं अभी। तो आप देखिए ये रिएक्शनरी फोर्स हो गया टेबल का ब्लॉक पे, कब, जब आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, हम लोग ने सीखा हुआ है कि एक वेक्टर के हम लोग दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक हम लोग अब इस वेक्टर को रिजोल्यूट करने जा रहे हैं, दो टुकड़े करने जा रहे हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोग ने सीखा हुआ था। तो हमने जो दो टुकड़े करे वो देखिए कैसे करें, एक ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके पैरेलल, और एक जो है वो इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग पहला टुकड़ा ये मान लें और दूसरा टुकड़ा ये मान लें, तो ये जो दोनों फोर्सेस होंगे वो इसके टुकड़े हो गए, तो ये पैरेललोग्राम बनाएंगे एक तरीके से, ठीक है। तो ये वाले फोर्स के हमने दो टुकड़े कर लिए, एक ये और एक ये। अब इतना सब हो जाने, और देखिए वेट लग गया ऐसे, वेट नीचे की तरफ, W। इतना सब हो जाने के बावजूद ये जो ब्लॉक है हमने पाया कि रेस्ट में है, रुका हुआ है। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हो, यानी उनका नेट जो हो वो जीरो हो, उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो। यानी अगर ये रेस्ट में तो पक्का जो P वेक्टर है फोर्स वेक्टर है, और जो F वेक्टर है, और W यानी M और G वेक्टर होता है, यानी इनका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो आ रहा होगा, तभी वो रेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो हमने ये रिएक्शनरी फोर्स था उसके दो टुकड़े करे, एक ये और एक ये। तो ये जो दो टुकड़े करे हैं इनको हम नेम दे देते हैं। देखिएगा इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन है, R से दिखा दिया। और ये जो फोर्स है इसी को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन। लेकिन ये क्योंकि ब्लॉक रुका हुआ है स्टैटिक स्टेट में, तो इसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो रिएक्शनरी फोर्स था उसके हमने दो कंपोनेंट कर लिए, ये नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है, अभिलंब प्रतिक्रिया कहलाता है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यानी स्टैटिक घर्षण बल कहलाता है। हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो अगर ये ब्लॉक रेस्ट में, तो अभी हमने वो इक्वेशन लिखी हुई थी, P वेक्टर प्लस F वेक्टर प्लस M G वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, यानी इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा, तभी वो रुका हुआ। अच्छा, अभी हम लोग अगर देखें वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस आपस में कैंसिल हो होंगे, यानी R इक्वल टू mg होगा, ये अभी भी वही इक्वेशन है जो पहले हम लोग ने बनाई थी, और F इक्वल टू हो जाएगा Fs। यानी जैसे जैसे आप F को धीरे धीरे बढ़ाओगे तो वो Fs भी बढ़ता जाएगा। कब तक, जब तक ये ब्लॉक रेस्ट में। तो पक्का एक F की ऐसी वैल्यू आएगी, धीरे धीरे हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं, तो पक्का एक F की ऐसी वैल्यू आएगी जिसके बाद Fs नहीं बढ़ पाएगा, यानी तब Fs F की बराबरी नहीं कर पाएगा। उसी वैल्यू को जहां तक ये Fs बढ़ सकता है, जहां तक ये Fx अपने आप को मैक्सिमम स्टेट तक पहुंचा सकता है, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स आई बात समझे, एक बार फिर समझ लीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, हम F को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये Fs भी बढ़ेगा, लेकिन Fs जो है अपने आप को F के साथ एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही बढ़ा सकता है, उसके बाद ये Fs नहीं बढ़ पाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ब्लॉक क्या होने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा, चलने लगेगा। वही वैल्यू जहां तक Fs अपने आप को बढ़ा सकता है ज्यादा ज्यादा, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। यानी ये जो स्थैतिक घर्षण बल है F के बढ़ने के साथ खुद को बढ़ाता जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक रुका रहना चाहेगा, ब्लॉक को रोकना चाहेगा ये टेबल। तो जैसे जैसे Fs बढ़ेगा F के साथ, तो Fs जो होगा
वो अपनी वैल्यू को एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ा सकता है, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम ये F और Fs का वेरिएशन देखें कि F और Fs के साथ किस तरीके का वेरिएशन हमको देखने को मिल रहा है, तो हम लोग इसको एक ग्राफ की मदद से समझ जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ से इसको कैसे समझे कि जो F के बढ़ाने पे Fs किस तरीके बढ़ रहा है। Fs क्या है? स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे इसको हम लोग ग्राफ से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको ग्राफ समझते हैं। जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं वहां पे हमने दो क्वांटिटीज ले रखी हैं। एक ले रखा है F, ये हो गया F, इस एक्सिस में हम लोग लेंगे F जो हम लोग ने अप्लाई कर रखा है आगे की तरफ। ठीक है, और ये वाली एक्सिस पे ले रहे हैं हम लोग Fs यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यानी स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग ने शुरुआत में क्या देखा था कि जब F था ही नहीं तो Fs भी नहीं था यानी Fs 0 था। फिर जैसे F बढ़ाया Fs भी उसी के बराबर होना चाहते थे, याद है ना आपको? F इक्वल टू Fs था जब तक ये ब्लॉक रेस्ट में है। ठीक है, जब तक ये ब्लॉक रेस्ट में है तब तक F किसके इक्वल होगा? Fs के, यानी Fs F की बराबरी करता रहेगा। तो जैसे आप F को बढ़ाएंगे तो Fs उसी के बराबर होना चाहिए, यानी कि स्ट्रेट लाइन मिलती रहेगी। फिर हम लोग बढ़ाते गए F Fs दोनों बराबर होते गए। एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, क्या बोलते हैं? वो हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब वो वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी F, ठीक है, F की वैल्यू जो थी वो F की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगी, यानी F उससे ज्यादा, अब Fs की जो वैल्यू थी अब उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते थे? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। है ना, आपने देखा था ना कि जैसे जैसे आप F को बढ़ा रहे थे Fs उसी के बराबर होता जा रहा था। देख सकते हैं आप इस ग्राफ में, जैसे जैसे F बढ़ रहा है Fs भी उसी के बराबर होता जा रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा Fs नहीं बढ़ पाएगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देगा अगर आपने F को बढ़ाया। तो इसके बाद जैसे वो ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देगा यानी वो ब्लॉक डायनेमिक स्टेट में आ जाएगा, और तो आप ये पाएंगे कि उस टाइम जो Fs होगा वो अपनी पहले वाली वैल्यू से थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी पहले वाली वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर थी, वो वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी तब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा जब ये चलने लगेगा उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी यहां तक तो वो रुका हुआ था, इसके बाद वो स्लाइड होना स्टार्ट हो जाता है और फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी और उसके बाद फ्रिक्शन उतना ही बना रहेगा। तो ये ग्राफ हो गया कि पहले तो Fs जो होगा वो F की बराबरी करता रहेगा, लेकिन Fs अपने आप को एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही बढ़ा सकता है। उसके बाद वो ब्लॉक क्या करने लगेगा? स्लाइड करने लगेगा, और जब उसने स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया तब Fs की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। तब हम उसको Fs भी नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे Fk, यानी काइनेटिक स्टेट आ जाएगी, तब हम उसको नेम देंगे Fk। यानी अगर हम लोग इस स्टेट में बात करें तो इस स्टेट में जो यहाँ पे लिखा होगा वो Fk होगा, यानी वो काइनेटिक फ्रिक्शन की स्टेट आ जाएगी, तब वो चलने लगेगा। और काइनेटिक स्टेट जो होती है फ्रिक्शन की, उसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू स्टैटिक वाली स्टेट से थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा, यानी जो गतिज घर्षण बल होगा वो स्थैतिक घर्षण बल से कम होगा। तो ये उसका ग्राफ है, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। पहले ही देख सकते हैं ये ग्राफ क्या बता रहा है, जैसे जैसे हमने F को बढ़ाया Fs भी बढ़ता गया, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स था, स्टैटिक घर्षण बल था, वो भी बढ़ता गया। एक पर्टिकुलर वैल्यू तक Fs खुद को बढ़ा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा, और जब इसने स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया यानी ये काइनेटिक स्टेट में आ गया, उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो Fs से कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन उनको मिला हुआ है। उसके बाद वो वैल्यू फिर नहीं बदलेगी, कांस्टेंट हो जाती है, उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे Fk। ठीक है स्टूडेंट्स, और Fk की जो वैल्यू होगी वो Fs से कम होगी, यानी जो गतिज घर्षण बल होगा वो स्थैतिक घर्षण बल से कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये चीज अच्छी समझ आ गई होगी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के रिलेटेड कुछ लॉज है वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब वो देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन।
यानी सीमान घर्षण के नियम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग ने एग्जांपल वही वाला लिया है जिसमें एक टेबल है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। उस ब्लॉक पे हम लोग ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया, तो वहां पे फ्रिक्शन का फोर्स जनरेट हो गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो जो सरफेसेस कांटेक्ट में आई है, संपर्क में आई है, उनके एरिया या उनके साइज पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड करता है उनके नेचर पे कि वो कितने रफ है या कितने स्मूथ है। देखिए यहाँ पे जब मैं एरिया बोल रहा हूं तो जैसे आप इस बोर्ड का एरिया अगर हम आपसे पूछे तो आप सिंपली बोलोगे L/2। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से स्टडी करो तो इस वाले जो बोर्ड पे आपको जगह जगह ऐसे स्पाइक्स वगैरह मिलेंगे। अगर आप उन सब एरिया को फिर कैलकुलेट करो तो वो एरिया इससे काफी ज्यादा है। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एरिया। तो ये जो फ्रिक्शन होता है वो इस वाले एरिया पे डिपेंड करता है, इस वाले एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप कैरम वगैरह खेलते हो तो कैरम की सर्फेस कुछ इस तरीके की होगी। जब उसमें आप जो है पाउडर को स्प्रिंकल करते हो तो वो पाउडर जो है वो इन जो है स्पेस में फिलअप हो जाता है। तो अब आप देखो तो ये वाला जो एरिया वो चेंज हुआ, इसी की वजह से वो जो स्ट्राइकर है वो अच्छे से स्मूथली जो है रन करता है। तो देखिए जो फ्रिक्शन है वो इस वाले एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन जो एरिया ये वाला है जिसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, ना कि वो सर्फेसेस के साइज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद भी रखिएगा। सेकेंड पॉइंट है कि ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो कांटेक्ट में जो सरफेस है ना उनके पैरेलल या टेंजेंशियल वर्क करता है। आप देख सकते हो या तो पैरेलल या टेंजेंशियल वर्क करता है। तो सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग को लगाने को मिलेंगे कि ये जो फ्रिक्शन है, जो Fs है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। R याद है ना, नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Fs की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करना चाहो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है μs। इस कांस्टेंट को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक। इस पे हम लोग को न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो अगर हम लोग ये बात करें कि हम लोग ने तीन कंडीशन देखी थी। एक कंडीशन थी जब वो ब्लॉक जस्ट स्लाइड होने वाला था और उसके पहले वो बिल्कुल रेस्ट में था, उसके बाद वो मोशन में आ गया। तो अगर हम आपसे पूछें कि स्लाइड होने के पहले की कंडीशन क्या होगी, तो पहले की कंडीशन में जो अब देखिएगा ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू की बात हुई है यहाँ पे, यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ये है। यानी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के जो हम लोग ने लॉ, जहां जहां मैंने वर्ड फ्रिक्शन यूज किया हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स यूज किया है, वो समझिएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए ही यूज किया है। तो ये जो वैल्यू आई है वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की है। तो अगर हम लोग स्लाइड होने के पहले की बात करें कि जब वो रेस्ट में था, अगर हम उसके पहले की बात करें तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो μs × r से कम है। ठीक है, फिर जैसे वो स्लाइड होने लगा होगा, स्लाइड होने ही वाला होगा, तो जो फ्रिक्शन होगा वो μs × r के इक्वल हो गया होगा। और जब वो काइनेटिक स्टेट में आ जाता है तो हम लोग ने पढ़ा था F के जो होगा वो जो है छोटा हो जाता है μs × r। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर वो स्लाइड होने के पहले की कंडीशन है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो μs × r से छोटा ही रहेगा। फिर वो वैल्यू बढ़ेगी तो कभी ना कभी जब बिल्कुल स्लाइड होने वाला होगा तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी μs × r के। फिर जब वो एक बार मोशन में आ गया तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम रहेगा, यानी इसकी वैल्यू भी μs × r से कम रहेगी। तो स्टूडेंट्स ये थे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड और भी कंसेप्ट्स को जो है वो स्टडी करेंगे। ओके सर, थैंक यू लॉट।